नमस्कार। रॉयल स्टडी पर आपका स्वागत है। यूपी टेट ईबीएस स्पेशल में आज सुपर फास्ट रिवीजन लेके चलते हैं, जिसमें पर्यावरण का मास्टर वीडियो होगा, जिसमें वायुमंडल, सौरमंडल, महासागर, महाद्वीप, वन, गैसें इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। यदि आप जूनियर का सोशल साइंस से देते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आप जूनियर का साइंस से देते हैं तो भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वायुमंडल पर चर्चा कर ले रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर से जो वायु की घनी चादर है, वायु की घनी चादर है, उसे वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही डिपेंड हैं। तो यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अब तक यूपी टेट में पूछे गए हैं, और मैं खुद एक एम्प्लॉयर रहा हूँ यूपी टेट का, तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है। तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जिससे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है। तो नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाती है, जो लगभग 78% है, और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। आर्गन की मात्रा 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं। अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में नाइट्रोजन भी जाते हैं, फिर उसे बाहर निकालते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और सीधा सा क्वेश्चन है कि पौधों को अपने जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मृदा क्या है कि मृदा शॉल तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर अपना स्वरूप बदल देते हैं, वही मृदा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप हमारे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है कि हरे पौधे क्या करते हैं कि भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाला जो कार्बन चक्र है, तो उससे पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैली पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जब कारखाना एवं कार के धुएं से वायुमंडल का स्तर जब बढ़ जाता है, जो ऊष्मा निकलती है, हीटिंग निकलती है, और पृथ्वी का जब तापमान बढ़ता है तो वही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि से इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन होने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपके कम से कम 10 क्वेश्चन इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है कि ग्रीन हाउस गैसें बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होता है। इसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतह तापमान में होने वाले बदलाव इन गैसों का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मूल कारण ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इनका प्रभाव भी बढ़ जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है और मौसम चक्र वो भी बदलता है। ग्रीन हाउस गैसें जितनी अधिक होंगी पृथ्वी की सतह का तापमान उतना अधिक बढ़ेगा। इसी की वजह से इन सभी गैसों को मिलाकर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैसें हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अर्थात सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, ठीक है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, और फ्लोरीनीकृत गैसें हैं। मानव द्वारा निर्मित या संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें जो हैं
यहाँ पे देखिए बहुत सारी गैसों से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए टॉपिक को। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन है HFC, पर क्लोरोकार्बन है PHCS और सल्फर हेक्साक्लोराइड। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं? एक तो औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से धुआं जो उत्पन्न होता है, और वनों की अंधाधुंध कटाई जो हो रही है। गर्म और ठंडी वायु, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना पर चर्चा करते हैं। यहाँ से हर साल ज्वलंत एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम यूनिवर्सल टॉपिक है ये, और इसको आप समझ लीजिए। हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं। देखिए, एक क्षोभ मंडल है जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जिससे इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मध्यमंडल मेसोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल है जो उसे थर्मोस्फीयर कहते हैं, बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो ये वायुमंडल की 5 परतें हैं, सतह हैं। इनमें क्षोभ मंडल जो होता है, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे क्षोभ मंडल से बन सकते हैं। यह परम वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, 18 किलोमीटर तक होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, ओलावर्षण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि सब यहीं पर होती हैं। इसी कारण ये परत जो है इसे क्षोभ मंडल कहा गया है। उसके बाद समताप मंडल है। समताप मंडल जो है 18 से ऊपर चलती है, 13 से ऊपर चलती है। क्षोभ मंडल के ऊपर भाग समताप मंडल है, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मार्ग माना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है प्लेन हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मार्ग कौन सा है? तो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर। सप्ताह मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल, यह मध्यमंडल की तीसरी सबसे परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल जो है इसमें तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए यह परत उपयोगी है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत पर द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिए, हम आपको सौरमंडल पढ़ा रहे हैं। सौरमंडल क्या है कि 8 ग्रह हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, भैया ग्रह कितने हैं? तो 8 हैं अपने। इनमें सूर्य जो है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा ग्रह है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा के एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड होती है। यह गति को पृथ्वी तक पहुंचाने लगभग 8 मिनट का समय लेता है। ग्रह क्या हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इनमें सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं। ये कक्षा ऑर्बिट्स कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। खगोलीय पिंड क्या है? 2003 यूवी 313 सिरस तथा प्लेटो वोने ग्रह कहे जाते हैं। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन होता है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वेनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम से दिया गया है। शुक्र यह चंद्रमा के द्वारा रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को
पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वीनस प्लैनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी से सूर्य के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और भू आप कहलाती है। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी भरा हुआ है और इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मार्स यानी मंगल सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसके कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिवोच हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा ग्रहों के चारों ओर इसमें वलय हैं। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हार्चल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वरुण नेपच्यून यह ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। उपग्रह की बात करें, सैटेलाइट की बात करें अगर, तो चंद्रमा मून हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं जिसमें तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। तापमान की बात हम करें तो टेम्परेचर सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन यानी सूर्यताप कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के भाग का केवल एक भाग यानी 2 अरबा ही प्राप्त करती है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री से सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया जाने वाला दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब में ऊपर की ओर जाने पर वायु तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटने लगता है। वायुदाब का क्षैतिज विवरण किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम्न मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च वायु दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अब हम पवन यानी हवा की बात करते हैं तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर की गति को पवन कहते हैं। पवन का नाम उसकी आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली हवा को पछुआ हवा कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 भागों में
विभाजित कर सकते हैं, यानी 3 प्रकार में। स्थायी पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। व्यापारिक पवनें ऐसी पूर्वी पवनें हैं ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, स्थायी पवनें होती हैं। मौसमी पवनें क्या हैं? ये पवनें विभिन्न अपनी दिशाएं बदलती रहती हैं स्थिति के अनुसार। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें हैं ना, तो वो मौसमी पवनें कही जाती हैं। मतलब स्थानीय, एक स्थायी होती है और एक स्थानीय पवन है। ऊपर वाली स्थायी थी, स्थानीय पवन है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। आर्द्रता क्या है? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह जलवाष्प बन जाता है। जलवाष्प है क्या? देखिए, जल का इधर उधर होना, यानी वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती जाती है, उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होकर शुरू होता है। जलवाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं और यही जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। अब हम जल की बात करते हैं कि जल है क्या। यहाँ से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। पूरा टॉपिक आपका जल पे दिया हुआ है यूपी टेट में, यहाँ पे सीटेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अच्छा, नवीकरणीय क्या होता है कि जो हमें बार बार प्राप्त हो सके वो नवीकरणीय स्रोत है, और अनवीकरणीय स्रोत होता है जो हमें एक बार ही उसे यूज करने के बाद नष्ट कर दें, जैसे पेट्रोल। तो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों एवं हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ही मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों एवं पृष्ठीय जल के रूप में वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और बाकी प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्र द्वारा निरंतर गतिशील होता है। इसे जलचक्र भी कहते हैं। अशोषित या आंशिक रूप से शोषित वाहित मल कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों एवं औद्योगिक वह स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देती हैं। अब हम ग्लोब पे चर्चा करते हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब के 2 बराबर हिस्सों में बांटती हैं। इसे विषुवत, एक जो बीचा बीच से रेखा जो खींची जाती है, इसे विषुवत रेखा है। जैसे ग्लोब पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो खींची है रेखा, ये क्या है कि ये विषुवत रेखा है। वृत्त पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी, यानी पृथ्वी ऊपर का हिस्सा ही उत्तरी अर्धांश है और जो निचला हिस्सा है इसे दक्षिणी अर्धांश, यानी इस हिस्से को दक्षिणी अर्धांश, ऊपर नॉर्थ होता है, उत्तर दक्षिण होता है और इधर पूर्व, उधर आपको पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त, देखिए यहाँ पे ये ध्रुव हो गए आपके ऊपर हिस्से, सभी समांतर ध्रुवों को अक्षांश रेखाएं भी कहा जाता है। अब ये ऊपर आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23/1/2 मान है। दक्षिणी गोलार्ध में सेम 23/1/2 है। विषुवत रेखा में 66/1/2 और विषुवत रेखा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में दोनों में सेम रहता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो कर्क और मकर रेखा है वो 23/1/2 है और विषुवत रेखा के
यानी 66 से 1/2 है। विषुवत रेखा से चाहे दक्षिणी ध्रुव में पूछा जाए चाहे उत्तरी ध्रुव में पूछा जाए। पृथ्वी के ताप कटबंध क्या है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध होते हैं यहाँ पे। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। डोंगा द्वीप क्या है? आइसलैंड नहीं है, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। यामोत्तर या ध्रुव व्रत पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को यामोत्तर या ध्रुव व्रत कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से आने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर माना जाता है। इसका मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 पश्चिम तक का गणना कर सकते हैं। ये तो बीच में जो प्राइम मेट्रो जी लिखा है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें प्रमुख यामोत्तर 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में पूर्वार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है। देशांतर समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा में ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा होने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व यानी 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, इसी प्रकार ग्रीनविच पर 12 बजे होंगे। उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में केवल दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय माना जाता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट यानी 5 घंटा 30 मिनट पीछे। यानी अब देखो 82 × 30 में आप 4 का गुणा करेंगे तो आपको 5 घंटा और इतने निकल के आएंगे। 15 × 75 और 7.5 82 सही 30 निकलेगा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बज रहे होंगे। अब पृथ्वी की गतियाँ देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसकी अच्छी सतह से 66 से 1/2 का कोण बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 मिनट ऐसा कुछ समय है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं तो 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे का निर्माण करते हैं, अर्थात फरवरी माह का 1 दिन बढ़ जाता है, जिस कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है और महीना 29 का हो जाता है और इसे लीप ईयर कहते हैं। लोंद वर्ष। ऋतुएं में परिवर्तन ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन तक छोटी रातों वाली
ग्रीष्म होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनोत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य के किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो ये स्थिति 21 मार्च को उत्पन्न होती है और 23 मार्च को उत्पन्न होती है। पृथ्वी के मतलब प्रमुख जो परिमंडल हैं उसमें पृथ्वी है, यानी स्थल मंडल है, भूमंडल है और वायुमंडल है। जहाँ गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें पाई जाती हैं। जलमंडल क्या है? जहाँ पे जल अवस्था में पाया जाता है, बर्फ, जल, जलवाष्प है। जीवमंडल कहाँ? जहाँ जीव होते हैं, हवा, जल के साथ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, वो जीवमंडल कहलाता है। स्थल मंडल क्या है? जहाँ क्षेत्र हम वन, कृषि एवं मानव वनस्पतियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करते हैं, वही खनिज संपदा है। पादप जीव जंतु मिलाकर जैव मंडल या सजीव मंडल संसार का निर्माण करते हैं, जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जा सकता है, इसे 0 माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलाशय के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीपी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा महाद्वीप से होकर गुजरती है और मतलब एशिया के पश्चिम में यूरोल पर्वत है जो उसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर फैला है। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग फैला है। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। सबसे बड़ा देश जो है चीन है। सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। एशिया के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विषुवत वृत्त तथा 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। उत्तरी गोलार्ध में है, जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो 5,895 मीटर है। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले इसी महाद्वीप में है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकर स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन में उसका आधा भाग पैदा होता है। सबसे बड़ा देश कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पियरे है। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसोरी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देनाली, पुराना नाम माउंट मैकिनले 6,194 मीटर है। सबसे बड़ी झील सुपीरियर विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है। अब हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में
उष्णकटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। सबसे लंबी नदी अमेजन है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आकोंगुआ और एकांगुआ है। अंटार्कटिका अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा द्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में है, हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। इसके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री हैं। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का 6ठे सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपीय या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के प्रमुख महासागर प्रशांत महासागर हैं। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में ही है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके भागों में स्थित है। अगला है अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। हिंद महासागर भी एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुज आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। उत्तर दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। हम पर्वत की बात करते हैं। पहाड़ी यह स्तरीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम से एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पर्वत आपके 3 प्रकार के हैं: बलित पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत हैं जिनकी जगह उबड़ खाबड़ शिखर शंक्वाकार। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जब बहुत बड़ा भाग टूटा जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है तथा भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वत क्रियाओं के कारण बनता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से बना जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय
होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से ही होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावाच पर निर्भर करती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में मौसिनराम नामक स्थान पर होती है। अब वन्य प्राणियों की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास क्षेत्र होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी केवल केरल एवं कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रनवे में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम पक्षियों की भी काफ़ी प्रचुरता है भारत में। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। कुछ पक्षी पिनटेल बतख, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टेंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। भूकंप, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसे पिघलते हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। तो कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप का मापन यंत्र को भूकंपलेखी सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की जो गति होती है, तीव्रता होती है, और रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होगी, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होगा। जिस भूकंप की तीव्रता 5 से होती है, वह वस्तुओं को गिरने की क्षत पहुंचा सकता है। जिसकी तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होगी, वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 से अधिक होगी, वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अब हम नदी पर चर्चा करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग पूरे वीडियो को देखना। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थल से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो यह जल प्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों किनारों पर लगातार अपर्दन की गतियाँ होती हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही नया वीडियो देंगे।